नमस्कार, सीएलसी की तरफ से जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। सीएलसी लेकर आई है जेई, नीट, एनडीए, बोर्ड एग्जाम और डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जो हर कोई विद्यार्थी कभी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये पूर्ण रूप से यूट्यूब पे फ्री रहेगा। इस वीडियो में हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जेई एडवांस की सीरीज में 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूं जेई एडवांस 2022 का पेपर 1 का फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस 2022 पेपर 1 फिजिक्स सेक्शन 1, जिसके अंदर 8 क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस है, डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्फेरिकल स्टार ए और बी, डेंसिटी रो ए और रो बी है। ए और बी सेम रेडियस के हैं। मासेस जो है एम ए और एम बी का, वो एम बी दे रखा है ट्वाइस ऑफ एम ए। और इंटरेक्शन प्रोसेस की वजह से स्टार ए जो है कुछ मास लॉस करता है और इतना कि इसकी रेडियस हाफ हो जा रही है। और स्फेरिकल शेप अभी भी वैसी ही है, डेंसिटी रो ए है और एंटायर मास जो लॉस हुआ ए का वो डिपॉजिट हो चुका है थिक स्फेरिकल शेल की फॉर्म में बी पर। डेंसिटी अभी भी शेल की रो ए के बराबर ही है जो शेल उसके ऊपर डिपॉजिट हुई है। वी ए और वी बी इनकी एस्केप वेलोसिटी है ए और बी के इंटरेक्शन प्रोसेस के बाद, तो इसका रेशियो पूछा हुआ है कितना आएगा। तो देखो, पहले इनका मास जो है वो ए का कंसीडर कर लेते हैं, एम रेडियस है इसकी आर, और जो बी है बी का मास इसके कंपैरिजन में डबल है, रेडियस इसकी सेम है आर। अब इस पे क्या है कि इसमें से कुछ मास इस पे डिपॉजिट हो चुका है, रेडियस इसकी हो चुकी है हाफ, और इसकी रेडियस कुछ इंक्रीज हो चुकी होगी, पहले वाले आर से चेंज होकर कुछ स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे इसका मास कितना हो गया, तो मैं इसका मास अब नया वाला मास लिख सकता हूं, मास इक्वल टू डेंसिटी। अब डेंसिटी वही है, मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब जो हो जाएगा r³/8। तो कंपेयर करोगे तो मास आ गया इसका m डैश इक्वल्स टू m/8। ये मास आ चुका है, तो m में से m/8 गया, तो बाकी ये जो मास है वो हो गया 7/8 m और 2m मास इसका है। तो ये जो लेयर है, इस लेयर की थिकनेस या इसके मास को कंपेयर करते हुए r कैलकुलेट कर रहा हूं। तो नया ये जो पार्ट इस पर आया है, लेयर आई है, इसका मास 7/8 m है, और ये मास लिख सकता हूं मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इसकी वही है जो उसकी डेंसिटी हुआ करती थी रो, m/4/3 पाई r³, ये उसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम लिख सकता हूं 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है, तो यहां से 4/3 पाई r, केवल r³ रख लेते हैं, बाकी कैंसिल हुआ, यहां पर कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 7/8 r³ इक्वल्स टू r³ माइनस स्मॉल r³। उसको इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अब r³ इक्वल्स टू r³ प्लस माइनस 7/8 r³ के बराबर। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये जो रेडियस है r³, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। एक्चुअल में यहां पर जो वॉल्यूम है ये है स्मॉल r³ प्लस माइनस कैपिटल r³, उल्टी वैल्यू लिख दी थी अपन ने, माइनस r³। तो ये आ जाएगी वैल्यू ऐड होगी एक्चुअल में यहाँ पे, तो r³ की वैल्यू आ जाएगी 8 और 7 15/8 r³, तो r की वैल्यू है 15⁻⁴ r/2। ये इसकी रेडियस है। अब एस्केप वेलोसिटी पूछी हुई है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r। तो इनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ है, एस्केप वेलोसिटी vb/va, तो vb/va कंसीडर करेंगे अगर, तो यहां पर मासेस का रेशियो बनेगा, तो मास ऑफ b ये हो जाएगा 8 16 प्लस 7 23/8 इसका मास है, डिवाइड बाय मास ऑफ a वो है m/8, तो m तो कैंसिल हो जाएगा, बाई 8 लिख रहा हूं यहां पे। फिर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये b की रेडियस है 15⁻⁴ 1/3/2, और
ए की जो रेडियस है उसका रेशियो लेंगे तो वो है r/2, तो ऊपर r/2 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 8 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो ये एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो आ चुका है। अब ऑप्शन में पूछा हुआ है 10n की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई 10n 23, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2.3, तो 2.3 इसका आंसर आ जाएगा अपना 2.3, ये कैलकुलेशन है उसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हमें दे रखी है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी रिक्वायर्ड है, और ये दे रखा है कि ये जो नाइट्रोजन है वो इनिशियली रेस्ट में है लेबोरेटरी फ्रेम में, मास इनका दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो इसमें पूछा हुआ है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो देखें वो जो अल्फा पार्टिकल आके नाइट्रोजन से कोलाइड हो रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो इसकी वजह से आफ्टर कोलिजन इनको भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मोमेंटम ट्रांसफर होगा इनके पास भी, तो इनको भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो लॉस इस रिएक्शन को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैक्सिमम लॉस के टाइम पर हम बोल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटीज इक्वल होगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस हम बोलते हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी थी 0 स्क्वायर, ये मैक्सिमम लॉस होगा। अब ये जो लॉस है ये लॉस इस रिएक्शन को स्टार्ट कर दे, तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी चाहिए, तो रिएक्शन में हम एनर्जी बोल सकते हैं Q वैल्यू इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। इतना इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो, और ये टर्म नेगेटिव है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर क्या हुआ, मास डिफेक्ट, कि पहले का मास ज्यादा है बाद का मास अगर कम है तो वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुआ है, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब बाद का मास थोड़ा कम रहा होगा, पहले का मास ज्यादा रहा होगा, सॉरी पहले बाद का मास थोड़ा ज्यादा है, पहले का मास कम है। तो यहां पर डेल्टा m मास डिफेक्ट, इनका जो भी मास दे रखा है, मास बाद का हम ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए इसके लिए, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। अब मासेस की वैल्यू गिवन है इंटू सी स्क्वायर, तो इसको हम ये मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर इसको 930 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये जो एनर्जी मिल रही है रिक्वायर्ड जो है वो एनर्जी यहीं से लॉस से ये जो मिल रही होगी, तो इस एनर्जी को हम बराबर कर देंगे इस वाली एनर्जी के, और यहां से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो जाएगा, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2 इनटू ये जो q वैल्यू है, इतना काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। m2 मतलब मास ऑफ m1 मास ऑफ हीलियम, m2 मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मास हम 4 कंसीडर कर ले तो 4 प्लस 7 बाय 7 q टाइम्स, तो 4 और 7 हो गई, ये 11 बाय 7 q के बराबर ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसकी कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन में यहाँ पर फाइनली देख लें अगर, तो इसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड है मास डिफेक्ट से जो आई 1.86 है, और 1.86 का 11 बाय 7 टाइम्स एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और उसकी वैल्यू 2.325 के बराबर आ जाएगी, जो इस रेंज के अंदर हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सर्किट दे रखा है, कुछ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 C4 C5, ये कैपेसिटर दे रखे हैं, चार्ज स्टोर पूछा हुआ है, यहाँ पर इस पे C3 पर चार्ज कितना स्टोर हुआ है, तो चार्ज स्टोर लिख सकते हैं Q बराबर CV। यहाँ पर देखोगे ये कैपेसिटर ये और ये सारे कैपेसिटर इस बैटरी के साथ पैरेलल में, तो अगर ये 0 वोल्ट पे ये 2 वोल्ट पे है तो C3 की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 वोल्ट का ही है, तो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटेंस C3 4 और वोल्टेज 2, तो आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम के बराबर, तो 8 इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रॉड 2 सेंटीमीटर की दे रखी है ये लेंथ, और ये एंगल 2π/3 बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से।
लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 40/3 पे रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट से। अब हाइट ऑफ इमेज जो है वो दे रखी है ये 30√3/13। एंगल विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फा की वैल्यू π/n के टर्म में पूछी हुई है। तो क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट को लेते हुए। तो 45/3 पे ऑब्जेक्ट है तो 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में रखा हुआ है तो -40/3 इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू 10 दे रखी है +10। तो यहां से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/10, प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 40/3 और 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू +40 के बराबर। मीन्स ये इस पॉइंट की इमेज 40 पर यहां पर बन रही है 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एंगल पूछा हुआ है, एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल के लिए देखें यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल है 120 डिग्री और इसकी जो इमेज है उसके लिए मैं एक कोई रे कंसीडर कर रहा हूं। यहां से रे सीधी चलती हुई जा रही है इसी लाइन के पैरेलल, थोड़ा लेंस को लार्ज मान लो, यहां से रे पैरेलल ट्रेवल करते हुए इसी लाइन पर चलती हुई जा रही है। अब ये इंसिडेंट हुई इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये रे बना रहा हूं। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो ये रे जहां पे जाके कट करेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस को, क्योंकि एक रे यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 2 रे चाहिए, यहां पे इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पर इसकी इमेज बन रही होगी। और ये डिस्टेंस अपनी आ गई थी 40 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 40/3 सेंटीमीटर। अब अगर इसके ऊपर ये दूसरा पॉइंट मैं कंसीडर करूं इसी ऑब्जेक्ट का, तो ये अगर इसी रे के अलोंग में इसका रे कंसीडर करूं तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी लाइन पे जाएगी, क्योंकि इस रे के करस्पॉन्डिंग ये रिफ्रैक्शन है, रे रिफ्रैक्ट होती भी गई, तो इसकी जो इमेज है वो भी इसी लाइन पर कहीं ना कहीं बनेगी। या तो पोल से पास होती हुई दूसरे एक रे कंसीडर कर लो, कट करेगा, यहां पे इसकी इमेज बनेगी। तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को अगर इसी लाइन के अलोंग रे इसका कंसीडर करें तो इसी लाइन के अलोंग रिफ्रैक्टेड रह जाएगी, तो ये सारे पॉइंट इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएंगे। तो ये लाइन अल्फा जो एंगल बना रही होगी वो अल्फा एंगल पूछा हुआ है अपन को। तो ये 120 है, ये एंगल 60 हो गया, ये हाइट कुछ h कंसीडर कर लो, इन दोनों में ज्योमेट्री लगा रहे हैं, तो 10 60 मींस √3 इक्वल्स टू हाइट h बाय बेस 40/3। फिर दूसरा यहां से इसके 10 अल्फा के लिए लिख दो, 10 अल्फा इक्वल्स टू हाइट h अपॉन बेस इसका 40। अब यहां से h/40 की वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है √3/3, 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है यहां पर 30 डिग्री। रेडियन में कैलकुलेट करेंगे तो π/6 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमें वैल्यू पूछी थी इसकी, तो π/6 वैल्यू है, n की वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन n की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, t=0 पर डिस्क रेडियस 1 मीटर की रोल होना स्टार्ट करिए बिना स्लिप हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 2/3 दे रखा है। एक स्मॉल स्टोन जो है वो उससे डिस्क से चिपका हुआ है t=0 पर, कांटेक्ट पॉइंट जो है डिस्क का वो प्लेन से टच हो रहा था, कांटेक्ट में था। t=√π सेकेंड पर ये स्टोन जो है वो इससे डिटैच हुआ और फ्लाई टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से टेंजेंशियली फ्लाई होते हुए गया। तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज वैल्यू पूछी हुई है इसकी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक डिस्क है, इसमें लोएस्ट पॉइंट पर t=0 पर लोएस्ट पॉइंट पर एक स्टोन, एक कोई पत्थर चिपक गया इससे, और वो पत्थर इसके डिस्क के साथ साथ चल रहा था इतने टाइम तक, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना स्टार्ट हो रही थी। तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो प्योर रोलिंग है, a=α से लिख सकते हैं, रोटेशन इसका अल्फा है, इनिशियली ओमेगा है नहीं। तो इस टाइम पर कितना ये डिस्क रोटेट हो जाएगी वो टाइम कैलकुलेट, वो एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए मैं लिख सकता हूं ओमेगा बराबर अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट 0 था, तो अल्फा की वैल्यू 2/3 इंटू √π। फिर दूसरा ये एंगल जो आ जाएगा उसके लिए लिख सकता हूं s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ at², a मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, t की वैल्यू √π बोली हुई है। तो ये एंगल π/3 रोटेट हो जाएगा, मतलब π/3 एंगल का रोटेशन हो चुका है और इसकी वेलोसिटी इधर की और ओमेगा r मिल चुकी है। तो देखें इसके आगे की कैलकुलेशन देखते हैं कि यहां पर ये 60 डिग्री पर पहुंच गया है, यहां पर वेलोसिटी इसकी ओमेगा r है इधर की ओर,
प्लस चलने की वजह से आगे की ओर v वेलोसिटी और रहेगी। तो इसके वेलोसिटी के दो पार्ट है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन की वजह से मिला के। अब यहां से जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो पहले कुछ हाइट यहां पर हो चुकी है पहले से, तो ये हाइट लिख सकता हूं r cos थीटा, ये हाइट है तो r माइनस r cos थीटा, ये हाइट हो गई 60, तो r माइनस r/2, तो r/2 हाइट इसकी पहले से। अब इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, ये 60 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30, ये एंगल 60 डिग्री। अब कितनी हाइट तक जाएगा ये इससे डिटैच होने के बाद वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी के। ये आगे निकल गया, ये इससे बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पीछे की ओर, ये आगे की ओर जा रहा होगा। तो इसमें हाइट जो अब जाएगा वो बोल सकता हूं h इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वेलोसिटी वर्टिकल u साइन 60 अपॉन 2g के बराबर ये फर्दर हाइट और जाएगा। तो u स्क्वायर अपॉन 2g इसकी फर्दर हाइट है, और प्लस ये हाइट थी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो आई थी वो एंगुलर वेलोसिटी है 2 रूट पाई बाई 3, तो 2 रूट पाई बाई 3 r स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 हो गया रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो फर्दर हाइट और जाएगा, तो टोटल हाइट इसकी हो गई ग्राउंड से r/2 प्लस ये जो वैल्यू आ जाएगी 2, एक कैंसिल कर दोगे, एक इधर 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और रूट 3 से एक 3 यहां पर रह जाएगा, 3 पाई बाई 6/2 था 6g और r स्क्वायर, इस तरह की वैल्यू इसमें रह जाएगी। अब इसमें इसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर गिवन है, और आंसर जो पूछा हुआ है 1/2 प्लस x/10 की फॉर्म में पूछा हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन देखें अगर, तो ये हाइट आ गई थी अपनी r/2, और r की जगह 1 रखेंगे तो h की वैल्यू जो आई ये आ गई इतनी। तो पूछा हुआ था x की वैल्यू जो π/6 है, पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे, बाई 6 करेंगे तो 0.52, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक सॉलिड स्फेयर है, मास 1 kg का है, रेडियस है इसकी 1 मीटर, रोल हो रहा है बिना स्लिप हुए फिक्स इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। दो फोर्स है 1 न्यूटन के इस पर एक्ट कर रहे हैं, ये 1 न्यूटन का है, ये 1 न्यूटन का है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड, और स्फेयर पे डिस्टेंस इनके बीच में, मतलब ये 0.5 है सेंटर से, तो ये डिस्टेंस हो गई 1 मीटर इनके बीच में। एक्सेलरेशन स्फेयर का डाउन टू द इंक्लाइंड कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो देखें, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेंटर पे लग गया डाउनवर्ड mg, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर नॉर्मल, पीछे की ओर लग जाएगा बिना स्लिप हुए जा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लग जाएगा। आगे की ओर एक्सेलरेशन a, रोटेशन की वजह से अल्फा। अब लीनियर के लिए लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर ma। मास इसका 1 kg है, और एंगल जो है थीटा की वैल्यू वो हमें दे रखी है 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा हाफ g/2 माइनस fs बराबर मास 1 था a। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा रोटेशन के लिए लिख देते हैं सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क फ्रिक्शन का FSR, r की वैल्यू है 1 क्लॉकवाइज, और इन फोर्सेस का mg और नॉर्मल का आएगा नहीं, इन फोर्सेस का टॉर्क जो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, कपल फोर्सेस है, तो टॉर्क लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, तो इन फोर्सेस का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू I अल्फा। सॉलिड स्फेयर है, I की वैल्यू हो जाएगी 2/5, m 1 है, r 1 है, इंटू अल्फा, और प्योर रोलिंग है तो a इक्वल्स टू अल्फा r बोल सकते हैं। तो a इक्वल्स टू अल्फा r से r की वैल्यू 1, तो अल्फा की जगह वही a रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, g की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है, तो ये है 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा a प्लस 2/5a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 4 बाय 5 प्लस 2 7। ये इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो इसमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई थी 20/7 2.86 इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कंसीडर है एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस L.1 है, कैपेसिटेंस -3 है, एक प्लेन में रखे हुए हैं। एरिया सर्किट का दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी नॉट का इसके अंदर परपेंडिकुलर है प्लेन के। टी बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है बी नॉट प्लस बीटा टी से। बीटा की वैल्यू दे रखी है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सर्किट के अंदर कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो देखें, एक हमें एल और सी कैपेसिटेंस दे रखे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स वेरी होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इसके अंदर एक बैटरी बनेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लें तो उसकी वैल्यू है माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी, इसमें फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूं बी इंटू ए, एरिया है 1, बी की वैल्यू है ये बी नॉट प्लस बीटा टी और एरिया लिख दिया 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बी नॉट कांस्टेंट, केवल बीटा यहां पर बचेगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.04 मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वोल्ट। तो यहां पर इस सर्किट के अंदर साथ साथ एक बैटरी कंसीडर कर सकते हैं। कांस्टेंट सोर्स है, कांस्टेंट सोर्स का एक बैटरी यहां पर है। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो किरचॉफ लॉ लगा के हम इक्वेशन लिखें और उससे कैलकुलेट करें। दूसरा, इस सर्किट को रिलेट कर लो स्प्रिंग मास सिस्टम से। स्प्रिंग मास और कोई कांस्टेंट फोर्स इस पे लगा हुआ है, बैटरी कांस्टेंट फोर्स की जैसे। जो K है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इक्विवेलेंट टू 1/c होता है। मास इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस होता है और x स्प्रिंग में एक्सपेंशन इक्विवेलेंट टू चार्ज होगा और करंट या वेलोसिटी जो है वो इक्विवेलेंट टू करंट होगी। तो अगर हम क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है इस कंडीशन में, तो इनिशियली कोई एनर्जी नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं हम। हाँ, ये जो फोर्स है, फोर्स मींस कांस्टेंट सोर्स, यहाँ पे कांस्टेंट सोर्स बैटरी का जो वोल्टेज है वो। तो इस तरह से इसको इक्विवेलेंट को रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें इनिशियल पोजीशन ये हो गई। इनिशियल पोजीशन पे कोई वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0, ना स्प्रिंग में एक्सपेंशन है, 0। अब ये यहां से चलता हुआ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे F बराबर kx हो जाएगा। तो F बराबर kx हो गया। F मीन्स वोल्टेज, K मीन्स 1/c और इसका मतलब चार्ज। अब यहां से यहां तक वेलोसिटी 0 से फोर्स 0 वाली पोजीशन तक, इस वाले पार्ट को हम SHM में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां पर एम्पलीट्यूड का मतलब चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू ही है। तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इसमें CV के बराबर। चार्ज मैक्सिमम आ चुका है, पूछा हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हम बोल सकते हैं ओमेगा A के बराबर, और ओमेगा होता है 1/√LC इसके अंदर, और A की वैल्यू ये आ चुकी है CV के बराबर। तो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। कैपेसिटेंस इसका गिवन है 10⁻⁻3। वोल्टेज आ चुका था 0.04 /√L, L की वैल्यू है 0.1 और C की वैल्यू 10⁻⁻3। तो यहां से हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही यहां पर मैक्सिमम करंट रिलेट किया इक्विवेलेंट से। इसका इक्विवेलेंट ये सर्किट था। तो करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसकी वैल्यू 4 है, तो करंट की वैल्यू ये अपन ने जो लिखी है वही वैल्यू, यहां से करंट की मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रोजेक्टाइल फायर किया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से स्पीड v से, और प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दे रखी है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल d बोला हुआ है, और हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेजेक्टरी पे प्रोजेक्टाइल एक डिफरेंट रीजन में एंटर कर रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू g/0.81 हो गई है। तो नई रेंज d' कितनी हो जाएगी वो इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल फायर किया ग्राउंड से किसी वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पे, इसके करस्पॉन्डिंग रेंज इसकी d होती। d का मतलब हो गया u² sin 2θ/g, ये d गिवन है। अब जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहां पर वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा u cos थीटा, और ये हाइट h तक पहुंच चुका है, जिस h की वैल्यू उस पहले वाले प्रोजेक्टाइल से u² sin square θ/2g यहां तक पहुंच चुका था। अब इसके बाद जैसे ही अगले रीजन में पहुंच रहा है, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ चेंज हो गया, g0/0.18।
इसकी वजह से यहां ना जाके किसी और पॉइंट पर पहुंचा आगे, इसको डी डैश में कंसीडर कर रहा हूं, या डी डैश ये कंसीडर किया हुआ, इसको कुछ D1 कंसीडर कर लो। अब ये जो रेंज आएगा आगे D1, ये रेंज बोल सकता हूं एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जैसे, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज होती है U, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, √2h, ये h, ये h अपॉन 2g। तो डी डैश की वैल्यू हो गई U √2h की साइड से थ्रो किया था अपॉन 2g के बराबर, और 2g का मतलब ये वाला नया वाला एक्सेलरेशन इसका g0/0.81। तो यहां से डी डैश आ जाएगा, टोटल D1 आ जाएगा, टोटल डी डैश हो गया d/2 पहले वाली रेंज प्लस D1। तो इसका हाफ प्लस ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये टोटल रेंज इसकी नई वाली आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन देख लें, तो यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी डी डैश की वो 0.95 टाइम्स डी आ जाएगी। सेक्शन 2 जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1 का फिल किया हुआ है प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और एरिया लार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी दे रखी है, कनेक्टेड है बैटरी V से फिगर 1 में, और दोनों प्लेट को मूव कर दिया डिस्टेंस d/2 से ओरिजिनल पोजीशन से। तो इस प्रोसेस में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है। तो पहले बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड जो है वो फैक्टर 2k से चेंज हो जाएगा, और चार्ज के लिए कैपेसिटेंस बोला हुआ है, कैपेसिटेंस इतना डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज प्लेट्स के बीच में चेंज हो जाएगा, और वर्क डन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और वर्क इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं। तो यहां पर पहले कैपेसिटर की प्लेट से बैटरी V कनेक्टेड है, तो इसलिए यहां पर डाइलेक्ट्रिक D कैपेसिटेंस हो गया ε0 KA/D के बराबर। पहले चार्ज हो गया Q बराबर CV, ε0 KA/D इंटू V के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इक्वल्स टू V/D बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो भी इतना आ गया। अब क्या हुआ, प्लेट्स के बीच में गैप कर दिया है कुछ d/2 का, तो अब जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो बोल सकते हैं ε0 A बाय T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस थिकनेस T3/K3 जो 1 है। तो अब जो नया कैपेसिटेंस आ गया वो आ गया d/2 प्लस d/2 D ε0 A/D, और एक K ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा K प्लस 1। तो पहले वाले कैपेसिटेंस का अब जो कैपेसिटेंस है इसके कंपैरिजन में C/K प्लस 1 कैपेसिटेंस हो चुका है। चार्ज जो आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे Q बराबर CV, तो ये पहले जो चार्ज था C, इसको पहले को C बोलो CV, तो अब कैपेसिटेंस पे चार्ज हो गया CV, क्योंकि बैटरी वही कनेक्टेड है तो वोल्टेज उतने का उतना ही रहेगा। चार्ज इतना आ चुका है अब, तो पहले वाले चार्ज के कंपैरिजन में बोलते हैं तो K प्लस 1 चार्ज हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लिखे अगर, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ E बराबर जो प्लेट्स पे चार्ज है Q बाय ε0 KA के बराबर। तो प्लेट्स पे चार्ज ये वैल्यू आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में, नया इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q बाय K प्लस 1 और ε0 KA ये इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/D लिखा था, V को भी लिख सकते हैं यहाँ पर या Q के टर्म में लिख दो, Q बाय ε0 KA ये पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी K प्लस 1 टाइम्स इसके अंदर चेंज हो चुका है। और वर्क की वैल्यू बोलेंगे तो वर्क हो जाएगा चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, ये बैटरी का वर्क डन यहाँ पे रहेगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन बोल रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रिड्यूस बाय फैक्टर 2k नहीं था, वो 1/K प्लस 1 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था। कैपेसिटेंस डिक्रीज बाय फैक्टर 1/K प्लस 1, क्योंकि ज्यादातर चीजें वही है, K प्लस 1 से चेंज हुई है। वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इंक्रीज बाय फैक्टर, तो वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है इसलिए वोल्टेज वो का वही है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्क डन इन दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वर्क डन डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा क्योंकि चार्ज K प्लस 1 टाइम्स रिड्यूस हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर 8 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1 ओम के हैं सारे, R1 से R2 तक, R8 तक, और बैटरी
E1 12 वोल्ट की है, E2 6 वोल्ट की है। तो इसमें कैलकुलेट करना है चार्ज करंट R1, R2, R3 और R5 में। R1, R2, R3, R5 इनके अंदर हमें कैलकुलेट करना है करंट कितना है। तो इसमें सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज पैरेलल। कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। सीरीज पैरेलल के बाद सिमेट्री, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। सिमेट्री अगर देखोगे तो ये इस लाइन के अबाउट जैसा चार्ज ऊपर है वैसे चार्ज नीचे से 1 ओम के थे। तो सिमेट्रिक सर्किट की वजह से हम बोल सकते हैं कि इस ब्रांच में, सिमेट्रिक ब्रांच में सेम करंट, सिमेट्रिक ब्रांच में सेम करंट जाएगा, सिमेट्रिक ब्रांच में सेम करंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जो जा रहा होगा ये सेम करंट जाएगा। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोलते हुए फोल्ड कर सकते हैं। तो अब ये जो सर्किट हो जाएगा इस वाली ब्रांच में, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से हाफ ओम हो गया 1 और 1। यहां पे बैटरी हो गई, साथ में एक रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम का, यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया हाफ और हाफ पैरेलल की, 1 और 1 पैरेलल की वैसे हाफ। यहां पे बैटरी हो गई एक, और यहां पे रेजिस्टेंस हो गया 1 का, और ये इक्विवेलेंट हो गया हाफ ओम रेजिस्टेंस। कुछ इस तरह का सर्किट होगा अपने पास। तो इस सर्किट में ये बैटरी जो है E2 की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, ये बैटरी है E1 वैल्यू है 12 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है 1 और हाफ ये अब सीरीज में हो जाएंगे। तो अब सर्किट ये हो गया कि एक बैटरी 6 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस 3/2 का, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस हाफ का, एक बैटरी इधर 12 की, और ये दोनों सेम करंट की वजह से सीरीज में है 3/2 का। अब इस तरह का फाइनली सर्किट ये है। अब इसमें चाहें तो बैटरी का सीरीज पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो किरचॉफ जंक्शन लूप लॉ लगा देते हैं। तो यहां पे करंट कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ I1 यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, इसमें I2 ले लेते हैं, इसमें I1 ले लेते हैं, यहां पे बाकी रिमेनिंग करंट I1 माइनस I2 आ जाएगा। तो किरचॉफ लॉ इसके अंदर लगाओगे तो बैटरी हो गई 6 वोल्ट की माइनस IR I2 3/2, और यहां से यहां करंट माइनस, करंट के अपोजिट आ रहा है, प्लस I1 माइनस I2 इंटू हाफ इक्वल टू 0। तो ये एक लूप है। दूसरा लूप यहां पे लगाएंगे तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं 12 माइनस, इसमें करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 माइनस I2 इंटू R/2, और यहां पर इसमें करंट I2 जा रहा है तो प्लस माइनस I2 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम ये जो करंट पूछा हुआ है ये करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमने करंट कंसीडर किया है I2, इसमें कंसीडर किया हुआ है I1। तो इससे जो I1 की वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी R1 से करंट, I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R3 से करंट, और जो यहां पर करंट की वैल्यू आई वो है I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 करंट इन दोनों में मिला के है, तो इसमें करंट होगा उसका हाफ, ठीक है। और R5 के अंदर करंट, ये जो करंट I2 जा रहा था यही इन दोनों में कंसीडर किया है, तो ये I2/2 आना चाहिए, हाफ आएगा इसका, और हाफ वैसे दिख भी रहा है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है इसकी कि करंट का वही किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाया इसमें, लूप लॉ, और उसके बेसिस पे यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है I1, I2, I3 की वैल्यू। तो चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक आइडियल गैस डेंसिटी दे रखी है 0.2, एंटर करिए एक चिमनी में, हाइट है h और रेट अल्फा दे रखा है। इस रेट से मास पर मिनट पर सेकंड इतना एंटर कर रहा है लोअर एंड से। एस्केप थ्रू अपर एंड, यहां से एंटर कर रहा है, अपर एंड से ये मास कंटिन्यूअसली लीव करता जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल लोअर एंड पे दे रखा है, हमें A1 की वैल्यू दे रखी है, अपर एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। प्रेशर और टेम्परेचर लोअर एंड पे 600 पास्कल और 300 केल्विन है। टेम्परेचर अपर एंड पे जाते जाते हाफ हो चुका है इसका, और चिमनी हीट इंसुलेटेड है, और जो गैस का प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सपेंशन बोल रखा है। जी की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है, अल्फा गामा की वैल्यू 2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है। तो कैलकुलेट करना है इसके अंदर कि प्रेशर अपर एंड पर कितना है, वेलोसिटी कितनी है लोअर और अपर एंड पर, हाइट कितनी है, और डेंसिटी कितनी है गैस की। तो देखें इसमें एक तो
जो मास एंटर कर रहा है पहले पर उतना ही मास दूसरे एंड पर लीव भी करेगा। अब मास पर सेकंड कितना एंटर कर रहा है वो हमें दे रखा है अल्फा 0.8, तो अल्फा लिख रहा हूं, ये आ जाएगा, मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बोल सकता हूं, एरिया इनटू वेलोसिटी। ये पहले पॉइंट पर सेम वैल्यू, दूसरे पर A2V2। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब इसके अंदर डेंसिटी दे रखी है पहले पॉइंट पर हमें एरिया दे रखा है, तो पहले पॉइंट पर वेलोसिटी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट पर डेंसिटी एरिया गिवन है, तो वेलोसिटी इससे कैलकुलेट हो गई, पहला पार्ट। फिर दूसरा, यहां पर प्रोसेस एडियाबेटिक बोल रखा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में P प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर रहा हूं, P1 माइनस गामा T रेज़ टू पावर गामा पहले पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर इक्वल होंगे। गामा की वैल्यू 2 गिवन है, तो P1 माइनस 1 T1 2 इक्वल्स टू P2 माइनस 1 T2 2। अब टेम्परेचर दोनों जगह गिवन है, एक जगह प्रेशर गिवन है, तो ये P2 हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रेशर की वैल्यू के बाद टेम्परेचर T V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और वॉल्यूम को लिख सकता हूं मास अपॉन डेंसिटी से, तो लिख सकते हैं कि T बाय रो रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो T1 बाय रो 1, गामा की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू T2 बाय रो 2। टेम्परेचर पता है, डेंसिटी दे रखी है, तो दूसरी जगह डेंसिटी आ जाएगी कि जो टेम्परेचर का रेशियो है वही डेंसिटी का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइट कैलकुलेट करनी है चिमनी की, तो चिमनी की हाइट के लिए बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है पॉइंट 1 पे, लोअर एंड पे और अपर एंड पे, वो एनर्जी हम इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी कौन सी? एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्लस टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास भी लिखेंगे, तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास NCVT बाय मास। तो यहां पर इससे हम कांस्टेंट करते हुए ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डेंसिटी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये रिलेशन यहां पर लिख सकते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस जो है वो देख लें, तो dm/dt डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी, ये पहली जगह, वहां से V1 की वैल्यू आ गई 40। फिर P1 रेज़ टू पावर गामा और T रेज़ टू पावर गामा, उससे प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर P2 पर जो वैल्यू आई वो आ गई लगभग 150 पास्कल। फिर डेंसिटी जो आई, डेंसिटी का रेशियो वही टेम्परेचर के रेशियो में हाफ हो गई डेंसिटी 0.1। फिर दूसरी जगह रो AV से दूसरी जगह वेलोसिटी कैलकुलेट की है, और वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इनको कंजर्व करके हाइट कैलकुलेट की 360। तो उससे केवल अपना सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन मींस वेलोसिटी 40 और 20 ये कैलकुलेट होता है, हाइट 360 आती है, पास्कल वहां, प्रेशर वहां पे 150 आया था, और डेंसिटी इसकी हाफ आई है वहां पे 0.1। तो केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3 प्लेन मिरर है, इक्विवेलेंट ट्राइंगल बना रहे हैं, साइड लेंथ दे रखी है L और एक स्मॉल होल किया हुआ है, डिस्टेंस L यहां पर। तो यहां पे इसके अंदर एक होल किया हुआ है, और रे जो है वो पास हो रही है होल से थीटा एंगल पर, और कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल, और सेम होल से ये लाइट वापस आ सकती है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम प्लेन में बोल रखे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले बोल रखा है कि रे अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो, और L की वैल्यू 0 और L के बीच में कहीं ना कहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रे बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन इसमें पहले में क्या है कि इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे, और 0 से L के बीच में ये होल किया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 30 पे इंसिडेंट हुई तो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, 30 ये है, 60 ये है, 90 डिग्री आ जाएगा। नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो जैसी गई वैसी वापस आ गई, तो वापस पास हो जाएगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमें गिवन है कि रे कभी भी बाहर नहीं आएगी, थीटा 60 है, L इक्वल्स टू L/3 है, तो L इक्वल्स टू L/3 कर दिया, L/2, L इक्वल्स टू L/2 है, तो रे विल नॉट कम आउट आफ्टर द रिफ्लेक्शन L/2 पर,
तो L/2 पर अगर किया हुआ है 60 डिग्री है तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना। सेम ऐसे ही 60 पे यहाँ पर ये फिर से इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो फाइनली रे इस पॉइंट से बाहर आ जाएगी। तो इसमें भी होगा, बाहर निकल जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो था आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में बोल रखा है कि अगर थीटा की वैल्यू 60 है, एल की वैल्यू L/2 है, तो रे बाहर नहीं निकलेगी। तो अगर 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, L/3 यहाँ से डिस्टेंस है, तो 2L/3 इधर से हो गया। ये एक बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। यहाँ से रे जब इधर गई तो ये 2L/3 था, L/3 ये छोटा इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। फिर रे यहाँ पर आई तो ये फिर से वही बड़ा 2L/3 का इक्विलैटरल ट्राइंगल। रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, छोटा ट्राइंगल, और इस तरह से फाइनली इस होल से बाहर निकल जाएगी रे। और रिफ्लेक्शन हो गए एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ रही है। तो थर्ड में बोल रखा था कि ये बाहर नहीं आएगी, तो थर्ड वाले में तो ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में बोल रखा है रे कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। तो जो अभी वाला इसमें 60 डिग्री कंसीडर किया हुआ है और इनके बीच में ही लेंथ थी, तो उस पर टोटल रिफ्लेक्शन 5 हुए थे। बोल रखे 6 रिफ्लेक्शन है, तो ये 5 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आएगी 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 6 चार्जेस दे रखे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन के अराउंड रखे हुए हैं। साइड लेंथ दे रखी है, यहाँ पे A है। 5 उनमें से चार्ज Q दे रखे हैं और एक चार्ज कुछ X दे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासेस थ्रू द सेंटर O ऑफ द हेक्सागन एंड बाइसेक्ट द साइड। अब ये साइड जो दे रखी थी, इसकी A साइड दे रखी है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये भी A आ जाएगी, रेगुलर हेक्सागन है इसलिए। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी A√3/2। तो दोनों सेंटर से इसी किसी भी एक चार्ज की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी A√3, ये डिस्टेंस है। पहले में पूछा हुआ है कि अगर x इक्वल्स टू Q है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। तो अगर ये Q चार्ज है तो इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट आएगा हर किसी का, डायगोनली जो अपोजिट चार्ज है उसकी वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैंसिल होके 0। अगर x की वैल्यू -Q है तो उस केस में O पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से कैंसिल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल, लेकिन इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, ये रिपल्शन, एक ही तरफ हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का Q/R की वैल्यू है A√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3, 6। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, अगर x की वैल्यू 2Q है तो पोटेंशियल O पर इतनी वैल्यू आएगी, तो x की जगह अगर 2Q रख देंगे तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो एक की वजह से पोटेंशियल आया 1/4πε0 Q/√3a, ये एक की वजह से। ऐसे ही दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तीसरे 5 की वजह से सेम है, प्लस दूसरे का चार्ज 2Q है तो 2 और उसकी वजह से, तो ओवरऑल यहां पर 7 लिख दो, तो ये यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा 7/4√3, 7/4√3 ये पोटेंशियल है। अगर x की वैल्यू -3Q है तो पोटेंशियल इतना हो जाएगा। अब सेम इसी तरह की कैलकुलेशन है, 5 तो पॉजिटिव चार्ज है और एक -3Q है, तो ये आ जाएगा 2Q, तो Q/2πε0√3a ये पोटेंशियल वहां पर आएगा। और ऑप्शन जो दे रखा है वो है 3Q/4, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a nucleus in a nucleus can be affected by a pairwise Coulombic repulsion, assuming that all the nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of proton be and binding energy of nucleon E be n। तो न्यूक्लियस के अंदर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो इनमें से चेक करना है। तो दे रखा है पहले कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है Z(Z-1) के। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंडिंग एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं वो तो उतनी की उतनी है, सेम है। लेकिन मेन प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस ये आएगा कि प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसकी वजह से हम बाइंडिंग एनर्जी कुछ कम बोल सकते हैं रिपल्शन की वजह से। तो प्रोटॉन के पास बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन।
अब कितनी कम होगी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है उतना डिफरेंस हम बोल सकते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक प्रोटॉन की, और ऐसे जेड प्रोटॉन है तो जेड टाइम्स बोल सकता हूँ। तो एक प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सारे पेयर कंसीडर करते हुए हम बोल सकते हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे Z-1 के साथ पेयर बनेगा तो Z-1 R, ये पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे सभी की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें जो डिफरेंस है वो इसके बराबर आएगा। अब पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो ये डिफरेंस कुछ इस तरह से। अब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आएगा, और R जो है रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस हम बोलते हैं R इक्वल्स टू R0 इन A रेज़ टू पावर 1/3 एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3। तो इसलिए जो डिफरेंस है इनका वो A रेज़ टू पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल है। ऑप्शंस क्या क्या थे, एक तो Z-1 की प्रोपोर्शनल, दूसरा यहाँ पर A रेज़ टू पावर -1/3 की प्रोपोर्शनल, ये भी करेक्ट है। इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, जबकि बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की ज्यादा होगी, रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन की थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये इनकरेक्ट है। और प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होगी एज डीके अल्फा डीके पॉजिट्रॉन अगर इमिट हो रहा है तो अगर पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के अंदर करंट कन्वर्ट हुआ प्लस एक पॉजिट्रॉन बाहर निकला था। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हुई। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, Z की वैल्यू कम होगी, Z की वैल्यू कम होगी तो ये जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कम होगा, और ये डिफरेंस प्रोटॉन की एनर्जी कम थी तो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी डिफरेंस कम होने की वजह से। तो फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन 3 जिसमें 4 मेजर कॉलम है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, एक स्मॉल सर्कुलर लूप एरिया A रेजिस्टेंस R फिक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल XY प्लेन with the center on the loop, with the center of the loop always on the axis n cap of the long solenoid। तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड दे रखा है हमें। इस लॉन्ग सोलेनॉइड का जो एक्सिस है n कैप, इससे इस एक्सिस के ऊपर इसका लूप का सेंटर है। लूप जो है हमेशा इसकी डायरेक्शन या एरिया वेक्टर k कैप की तरफ है, x z y प्लेन में इसको रखा हुआ है। फिर इसमें सोलेनॉइड जो है उसमें m टर्न्स है पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I, काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज इन n कैप डायरेक्शन। और लिस्ट 1 में टाइम डिपेंडेंट n कैप के लिए बोल रखा है, टाइम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इसमें, और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय लूप बोल रखा है। तो देखो जो सर्कुलर लूप है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके सेंटर पर कुछ इधर की तरफ है। तो अगर मुझे इस पे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इस पे टॉर्क हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। m हो जाएगा NIA करंट इनटू एरिया, और इसकी डायरेक्शन है k कैप में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड n कैप, ये इस पे टॉर्क लगेगा। n कैप की लिस्ट दे रखी है हमें, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, टॉर्क की वैल्यू आई, लेकिन इसके लिए पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गया μ0 NI, डायरेक्शन हो गई उसकी n कैप में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में से फ्लक्स पास हो रहा है, तो लूप में से फ्लक्स लिख सकते हैं B डॉट A, B की वैल्यू हो गई μ0 NI n कैप इंटू एरिया है उसका A K कैप, डॉट करेंगे, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा -d∅dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, जिसमें n कैप वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो -μ0 NI A, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको n कैप को डॉट k कैप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अब इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट की वैल्यू लिख सकता हूं, करंट I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय लूप का रेजिस्टेंस R। तो यहां से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है एन कैप को लेके, एन कैप के अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, ये एन कैप दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग ये टॉर्क दे रखा है। तो एन कैप की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले कैलकुलेट करना है फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट कैलकुलेट करना है, क्रॉस करके टॉर्क कैलकुलेट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बोनस था, डेटा
मैच नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 सिस्टम दे रखे हैं, 2 पार्टिकल है, हर किसी में रिलेटिव मोशन डायग्राम में दे रखा है। लिस्ट 2 जो है वो पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी t इक्वल्स टू π/3 पे, टाइम π/3 पर रिलेटिव वेलोसिटी पूछी हुई है। लिस्ट 1 में पहला है ए और बी मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस 1 मीटर में, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इनिशियल एंगुलर पोजीशन ए और बी की 0 पर 0 और π/2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है इस टाइम पर। तो देखें एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो इनके बीच में एंगल फिक्स बना रहेगा, फिक्स रोटेट करते जाएंगे साथ साथ। तो वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगी, तो अगर मुझे रिलेटिव कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB लिखना है या VB माइनस VA लिखना है और बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बोल सकता हूं परपेंडिकुलर होने की वजह से A की वेलोसिटी का स्क्वायर B की वेलोसिटी का स्क्वायर का रूट। ओमेगा 1 है, R 1 है, तो इनकी वेलोसिटी ओमेगा R से 1 आ गई, ये भी 1 है, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी √2 के बराबर। तो रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट में आ जाएगा √2 के बराबर, ऐसा आ जाएगा। सेकंड, प्रोजेक्टाइल ए और बी फायर किए सेम वर्टिकल प्लेन में t बराबर 0 पर और दूसरा t बराबर 0.1 सेकंड पर, स्पीड है 5π/√2 और 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये एंगल दे रखा है। इनिशियल सेपरेशन ए और बी के बीच में लार्ज है ताकि ये कोलाइड नहीं हो, तो इसमें कैलकुलेट करना है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी वही π/3 टाइम पर। तो जब इसको प्रोजेक्ट किया t बराबर 0 पर, इसको इतने टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की आ जाएगी 5π/√2 का cos 45 कॉम्पोनेंट बाई 2, 5π/2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन इसको थ्रो किया है थोड़े टाइम के बाद, तो थोड़े टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा। इतने टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी v इक्वल्स टू लिख सकता हूं u प्लस a की वैल्यू है 10 और t है 0.1, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी इतने टाइम के बाद इसकी वर्टिकल y में, ये हॉरिजॉन्टल है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद इस टाइम के बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का सेम होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो जो इस टाइम पर है 0.1 सेकंड के बाद वही हर टाइम पे रहेगी, तो इस 0.1 के बाद ही रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी मतलब डिफरेंस लिया, अपोजिट होने की वजह से ऐड हो गया तो 5π आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस वर्टिकल में डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में ये कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बचेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिलेटिव और वर्टिकल में रिलेटिव और उसका स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25π² प्लस 1 का रूट, तो सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक पार्ट और है t √25π² प्लस 1, तो ये इसका ऑप्शन t यहां पर है। थर्ड में 2 हार्मोनिक ऑसिलेशन है a और b एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखे हैं यहां पर, और t बराबर 0 पर ये स्टार्ट हुए, x0 और t0 की वैल्यू दे रखी है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी b की x0 साइन का डिफरेंशिएशन cos आ गया, t के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है आगे मल्टीप्लाई और हो जाएगा, डिफरेंशिएशन था, प्लस π/2, और हमें टाइम बोल रखा है π/3 पे पूछा हुआ है, और ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, बाकी सब वैल्यूज 1 है, तो ये आ जाएगा cos π/3 प्लस π/2, तो ये cos π/3 प्लस π/2 हो जाएगा साइन माइनस साइन π/3, तो माइनस √3/2 ये वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया, x0 साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर मल्टीप्लाई और हो गया इसमें, ये वैल्यूज 1 है। cos इस टाइम पर t की वैल्यू रखनी है π/3 1, cos π/3 ये हो जाएगा cos 60 हाफ, ये हाफ आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये डिफरेंस एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √3 प्लस 1/2 ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी थर्ड में p। फोर्थ में पार्टिकल A रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में 1 मीटर रेडियस के XY प्लेन में, कांस्टेंट वेलोसिटी 1 से। पार्टिकल B जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड 3 से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, ये ओमेगा r 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस लेंगे 3 k कैप माइनस
1 जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा n कैप। दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट आ जाएगा 9 + 1 का रूट 10 r इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस हो जाएंगे अपने फर्स्ट का ऑप्शन था S T P और R, STPR थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में लिस्ट 1 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, 4 डिफरेंट सिस्टम के। लिस्ट 2 मैग्नीट्यूड बता रखा है पॉसिबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा हुआ है। फर्स्ट दे रखा है कि 10⁻³ kg वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कन्वर्ट हुआ स्टीम में सेम टेम्परेचर पे। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम चेंज हुआ 10⁻⁻6 से 10⁻³ में। इंटरनल एनर्जी पूछी हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, Q = W + ΔU। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट प्रोसेस में हम बोल सकते हैं W Q - W के बराबर। अब Q की वैल्यू फर्स्ट में लिख रहे हैं, फर्स्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, ΔU की वैल्यू आ जाएगी Q - W, और Q की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो P ΔV ये वर्क के बराबर आ जाएगा। यहां से इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें डेटा गिवन है, मास गिवन है, लेटेंट हीट गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम में चेंज गिवन है, यहां से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में 0.2 मोल रेजिड डायटोमिक गैस, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर 500 है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम 3V हो गया तो टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो गया, 1500 हो गया। R की वैल्यू गिवन है, डायटोमिक गैस है। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इसके लिए ΔU = NCV ΔT। N की वैल्यू गिवन है, डायटोमिक गैस है तो CV की वैल्यू हो जाएगी 5/2R। ΔT की वैल्यू 3 टाइम्स हो गया था पहले के कंपैरिजन में। N की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, इसमें N की वैल्यू, R की वैल्यू, ΔT, यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगला है 1 मोल मोनोटोमिक गैस है, कंप्रेस किया एडियाबेटिकली, वॉल्यूम V से V/8 तक। तो इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इसमें भी ये लिखेंगे ΔU = NCV ΔT, लेकिन CV को दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और NR ΔT बोल सकते हैं P2V2 - P1V1 बाय गामा -1। और इसमें प्रेशर जो है PV⁻⁴ गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो पहले का प्रेशर दे रखा है कुछ P, पहले का वॉल्यूम है V, गामा की वैल्यू डायटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है 5/3 इक्वल्स टू बाद में प्रेशर P', वॉल्यूम हो गया 8 ⁻⁵ 5/3। तो इसको पावर बाई 3 करेंगे, ये कैंसिल कर दोगे तो P = आ जाएगा P'/2⁵. इतना प्रेशर बाद में आ जाएगा। तो प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हैं, वॉल्यूम पता है, प्रेशर वॉल्यूम, गामा डायटोमिक गैस है तो इससे ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इसकी कि 1 मोल में कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। फोर्थ में 3 मोल डायटोमिक आइडियल गैस है, मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट ऑल्सो, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी है, 9 जूल हीट दे रहे थे, और आइसोबारिक एक्सपेंशन यहां पर है, प्रेशर कांस्टेंट के साथ एक्सपेंशन है। तो इसके अंदर ये फोर्थ वाले में Q बराबर बोल सकते हैं NCP ΔT के बराबर, और इंटरनल एनर्जी में चेंज बोल सकते हैं NCV ΔT के बराबर। तो इनका रेशियो ΔU/Q बराबर CV/CP हो जाएगा। तो ΔU की वैल्यू आ जाएगी यहां से। वाइब्रेशन और कंसीडर करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 5 + 2 7, और यहाँ पे आ जाएगा बाई 9 × Q, ये ΔU की वैल्यू इस वाले प्रोसेस में हो जाएगी। तो ये इन सभी प्रोसेस में, और इसके करस्पॉन्डिंग ये कैलकुलेशन दे रखी है। तो फर्स्ट वही है, इसमें 2.1501, सेकेंड वाले में 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैच हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट 18 लिस्ट 1 के अंदर 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 2 लेंसेज के, और फोकल लेंथ बता रखी है इसमें फिगर में। ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है 20 सेंटीमीटर फर्स्ट लेंस से लेफ्ट साइड में, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज 5 सेंटीमीटर है, और पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज पूछा हुआ है।
तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। 20 सेंटीमीटर पे पहले लेंस से, और ज़्यादातर पहला लेंस यही है 10 सेंटीमीटर फोकस का। तो इसके लिए ये फोकस का डबल 2f पे रखा हुआ है, तो ये इमेज 2f पे बना देगा आगे। 20 इधर है, 5 ये है, तो 15 इधर इमेज इससे। सेम चीज यहां पर भी है, 15 तो 3 में एक बार चेक कर लेते हैं। 15 पे ही आया फाइनल इस लेंस से। तो इस लेंस के लिए कैलकुलेशन लिख सकता हूं 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/u को इधर ले आए तो v की वैल्यू आ जाएगी f इंटू यू बाई एफ प्लस यू। पहले के लिए फाइनल इमेज, फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। फोकल लेंथ है इसकी 15, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे 15 पे, प्लस साइड में लिखा हुआ है 15 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर पहले के लिए। दूसरे वाले के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फोकल लेंथ -10, और 15 - 10 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 3 -30 पे इसके लिए इमेज बन रही। इस वाले के लिए आ जाएगा v बराबर -20 फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पे, अपॉन -20 करेंगे इसमें 15 में से तो -5, तो ये आ जाएगा प्लस में, और 3 + 60 यहां पर आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, लास्ट वाले के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेशन करेंगे। फाइनल इमेज फॉर्म एट 7.5 सेंटीमीटर राइट साइड फ्रॉम द लेंस 2, तो इससे राइट साइड में पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो पहले का आंसर P हो जाएगा। फाइनल इमेज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड, 60 सेंटीमीटर इसके अंदर आ रहा है थर्ड, तो थर्ड में Q हो जाएगा। फाइनल इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस 2, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ लेंस 2, तो इसके लिए R हो जाएगा। तो देखते हैं P, R और Q के बाद और ऑप्शन की जरूरत है, तो P, R और Q, P, R और Q, P, R और Q, केवल फर्स्ट ऑप्शन, तो आगे कैलकुलेशन की फर्दर जरूरत है नहीं, तो P, R और Q फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ JEE एडवांस 2022 का पेपर 1 फिजिक्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।